बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड वेलकम टू साइकोलॉजी हब। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज जिस असाइनमेंट का सलूशन लेकर मैं आपके सामने हाजिर हुई हूँ वो है हेल्थ साइकोलॉजी की असाइनमेंट नंबर 1 का। थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूँ, बहुत ही ईजी सी असाइनमेंट है। इसका मैं आपको मतलब ऐसा रिटन में सलूशन नहीं दूंगी, बल्कि आपको जस्ट गाइड करूंगी। आप अपनी मर्जी से कोई भी डिजीज़ को चूज़ करें और उसके बारे में लिख सकते हैं। ओवरव्यू देती चलूँ, ये जो असाइनमेंट है ये आपकी लेक्चर नंबर 1 से आई है, जिसमें आपने इलनेस वेलनेस कॉन्टिनम को स्टडी किया है। इलनेस वेलनेस कॉन्टिनम क्या है वो इधर नीचे इन्होंने दिया हुआ है, एक डायग्राम सी आपको नज़र आ गई होगी। आप इसकी जो है आप इसकी राइट साइड पे देखेंगे तो दैट इज़ अ ऑप्टिमल वेलनेस। ऑप्टिमल वेलनेस वो वाला पॉइंट होता है जब एक इंसान बिल्कुल हेल्दी होता है, ठीक है? उसके बाद अगर आप देखेंगे एरो के बाहर लिखा हुआ है ऑप्टिमल वेलनेस एंड अंदर लिखा हुआ है वेरी हेल्थफुल साइंस एंड लाइफस्टाइल्स। जब आप बिल्कुल हेल्दी होते हैं तो आपके क्या साइंस होते हैं? आप एनर्जेटिक होते हैं, आप हैप्पी फील करते हैं, आप टायर्ड फील नहीं करते हैं। देन हेल्थफुल साइंस एंड लाइफस्टाइल्स दरमियाने लेवल के होते हैं। देन एवरेज साइंस आपको शो होते हैं। नेक्स्ट वन इज़ अ वर्स देन एवरेज साइंस। जब ये वाला पॉइंट स्टार्ट होता है, इस वक्त आप इलनेस की तरफ बढ़ना स्टार्ट हो चुके होते हैं। देन आपको आप थोड़ा सा लो फील करना स्टार्ट हो जाती हैं। नेक्स्ट वन इज़ अ सिम्टम्स एंड माइनर डिसेबिलिटीज़। ये मैं आप जो पढ़ रही हूँ, ये मैं जो आपके पास डायग्राम इन्होंने दी हुई है, ये जो मॉडल सा दिया हुआ है इलनेस वेलनेस कॉन्टिनम का, उसको स्टडी कर रही हूँ। आप इसके अब मैं इसके लेफ्ट साइड पे आ चुकी हूँ, ठीक है? सिम्पटम्स एंड माइनर डिसेबिलिटीज़, इसमें आपको थोड़े बहुत सिम्पटम्स दिखना स्टार्ट हो जाएँगे इलनेस के। और उसके बाद आ जाता है मेजर डिसेबिलिटीज़ फ्रॉम इलनेस। जब आपकी इलनेस बढ़ जाती है तो आपको मेजर डिसेबिलिटीज़ वगैरह होना स्टार्ट हो जाती हैं, आप काम नहीं कर सकते सही से। उसके बाद जो एंड पॉइंट होता है दैट इज़ अ डेथ ऑफ अ पर्सन। जब एक इंसान मर जाता है क्योंकि उसकी सेहत इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी होती है। अब यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट हमारे पास है, फर्स्ट क्वेश्चन कह सकते हैं हम। इसमें क्या है कि आपने क्या करना है, सबसे पहले एक पेशेंट या एक पर्सन को चूज़ करना है अपनी सराउंडिंग्स में लेकर। अपनी सराउंडिंग्स में आप अपने अड़ोस-पड़ोस या रिश्तेदारों में देख लें कोई ऐसा बंदा जिसको क्रोनिकल इलनेस हो। अब क्रोनिकल बीमारियाँ कौन-सी होती हैं, क्रोनिकल डिज़ीज़ कौन-सी होती है? डायबिटीज़ किसी को है, किसी को कैंसर है, हाइपरटेंशन या फिर कोरोनरी हार्ट डिज़ीज़, हेडेक, अस्थमा, कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंस जिसमें फ्लू वगैरह आ जाता है, या फिर स्टमक प्रॉब्लम या डायरिया किसी को है। आपने देखना है कि आपके आस-पास किसी को है, तो उसके बाद आपको उन्होंने कुछ टास्क दिए हुए हैं जिनको आपने सॉल्व करना है। मैं आपको ओवरऑल बता देती हूँ कि इनको किस तरह से सॉल्व करना है। सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है दैट इज़ व्हाट इज़ द डिज़ीज़ ऑफ द सिलेक्टेड पेशेंट एंड पर्सन, कि आपने जो भी पेशेंट पर्सन चूज़ किया है उसको डिज़ीज़ क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे आपको दे कहती हूँ कि मैंने जो किया है उस इंसान को ब्लड कैंसर है, ठीक है? मैं कहती हूँ कि द डिज़ीज़ दैट पर्सन हैज़ अ ब्लड कैंसर। उसके बाद हम मैंने क्या लिखना है, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलेंगे। ये जस्ट आपने एक लाइन में ही लिख देना है क्योंकि 1 नंबर का है। आपने कौन-सी डिज़ीज़ चूज़ की है उसके बारे में बताना है। नेक्स्ट वन इज़ इन लिस्ट एट लीस्ट 4 सिम्पटम्स ऑफ डिज़ीज़ ऑफ द सिलेक्टेड पेशेंट पर्सन। उसके बाद हमने कोई से 4 सिम्पटम्स, आपने क्या करना है, सिंपली जाके गूगल पर लिखें। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ब्लड कैंसर किया है, आप ब्लड कैंसर जाके लिखें, उसकी सिम्पटम्स आपको गूगल पर बेतहाशा मिल जाएँगी। आप डायबिटीज़ लिखते हैं, आपको नहीं पता डायबिटीज़ के बारे में कि उसके क्या सिम्पटम्स होते हैं, आप जाके गूगल पे लिखें डायबिटीज़, उसके आपको सिम्पटम्स मिल जाएँगे। उसमें से आपने कोई से भी 4 सिम्पटम्स लिखने हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने एज़ ब्लड कैंसर या कैंसर पेशेंट को मैंने सेलेक्ट किया है, तो मैं उसके सिम्पटम्स लिखूँगी। सबसे पहले क्या होती है, फ्रीक्वेंट इन्फेक्शंस होने के चांसेस कैंसर पेशेंट्स में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। फ़ीवर्स और चिल्स उनको रहती हैं, मतलब एकदम से ठंडी लगने लग जाना, या फिर आपको एकदम से बुखार हो जाता है। नेक्स्ट अनएक्सपेक्टेड रैशेज़ हो जाती हैं। दूसरा क्या होता है कैंसर पेशेंट में सबसे ज़्यादा क्या होता है कि स्वेलन पेनलेस लिम्फ्स आर नोड्स, कि अगर आपको मतलब स्किन कैंसर है किसी भी जगह पे तो वहाँ पे नोड्स बनना शुरू हो जाती हैं। ब्लड कैंसर्स की ब्लड कैंसर में भी इस तरह से होता है, आपके ब्लड थिक हो जाता है एंड दैट इज़ नेक्स्ट वन इज़ नाइट स्वेट्स। ये सारे सिम्पटम्स हैं, आपको गूगल पर बेतहाशा मिल जाएँगे, आपने जस्ट 4 उठा के वहाँ से लिख लेने हैं। नेक्स्ट वन हमारा क्या है, डिड योर सिलेक्टेड पेशेंट और पर्सन रिपोर्ट द एवरेज और वर्स्ट सिम्पटम्स ऑफ द स्पेसिफिक डिज़ीज़। अब कोई भी डिज़ीज़ होती है, अगर आपने अम, पढ़ी हुई हैं जेंडर इश्यूज़ इन साइकोलॉजी का डिज़ीज़ पढ़ी थी, उसके अलावा अगर आपने और भी कोई बायो या फिर आपने डिज़ीज़ वाली कोई भी हमारे अपने जो जनरल इश्यू इन साइकोलॉजी, उसमें लास्ट जो लेक्चर्स हैं 7 से 8 लेक्चर्स, उनमें सारे में डिज़ीज़ ही हमने पढ़ी हैं। तो आपने अगर वो पढ़ा हुआ है तो आपको पता होगा कि जब कोई भी सिम्पटम्स की बात करते हैं, किसी भी बीमारी के सिम्पटम्स को देखा जाता है तो वहाँ पे कुछ लेवल्स ऑफ सिम्पटम्स होते हैं। जिस तरह से अगर आप एड्स या हेपेटाइटिस की बात करते हैं तो पहले एवरेज सिम्पटम्स होते हैं जो कि लेस सिवियर होते हैं, जो कि इनके बाद स्टेप 2 आता है, स्टेज 2 आती है, जिस पे आपकी सिम्पटम्स में सिम्पटम्स की शिद्दत में इज़ाफ़ा हो जाता है। जिस तरह से अगर कैंसर पेशेंट्स की बात करें तो आपने सुना होगा कि कुछ लोग कहते हैं कि फलाना बंदा
कैंसर की लास्ट स्टेज पर है। तो ये वो लास्ट स्टेज वो होती है जिसमें आपके पास वर्स्ट सिम्पटम्स आप शो कर रहा होता है पेशेंट। तो आपने क्या करना है कि पहले आपने ये बताना है कि जो भी पेशेंट आपने सिलेक्ट किया है, वो उसको कौन से सिम्पटम्स शो हो रहे हैं। क्या वो एवरेज लेवल पे है या फिर वर्स्ट लेवल पे है? उसके बाद आपको ये भी चीज़ गूगल से मिल जाएगी। वर्स्ट लेवल पर क्या होगा कि उस इंसान को रैशेज़ और ब्लशेज़ होने लग पड़ती हैं, ब्लीडिंग होने लग पड़ती है, ज़ख्म होने लग पड़ते हैं। कैंसर पेशेंट्स को अगर किसी को स्किन कैंसर है तो वो जिस जगह पे कैंसर है वहाँ से ब्लीडिंग वगैरह होना स्टार्ट हो जाती है। बहुत ज़्यादा आपको वीकनेस होना स्टार्ट हो जाती है। तो ये आपने उसके भी 4 सिम्पटम्स लिख देने हैं। अगर एवरेज लेवल के सिम्पटम्स हैं तो आपने एवरेज लेवल के सिम्पटम्स लिखने हैं जो कि लेस सीवियर होते हैं, जिनमें इतनी ज़्यादा शिद्दत नहीं होती। ठीक है? मैं इसलिए साथ-साथ उर्दू में बोल रही हूँ कि कुछ लोगों को समझ नहीं आती, तो उनके लिए। उसके बाद आपने 4 सिम्पटम्स ये लिख देने हैं, आपका थर्ड क्वेश्चन भी सॉल्व होगा। नेक्स्ट वन इज़ थ्रो अ लाइट ऑन द हेल्थी लाइफस्टाइल्स अडॉप्टेड बाय डिजीज़ पेशेंट एंड पर्सन। अब ये क्या है? ये क्या है कि आपने लिखना है कि जब एक पेशेंट को कोई भी बीमारी होती है, फॉर एग्जांपल मैंने एक कैंसर पेशेंट किया, तो जब उसको बीमारी हुई तो उसके बाद उसने क्या कौन-सा हेल्दी स्टाइल अपनाया टू कोप विद हिज डिजीज़, ठीक है? तो आपने वो लिखना है, उसके बारे में आपने 3 पॉइंट्स लिख देनी है, क्योंकि ये 3 नंबर का है तो आप 3 पॉइंट्स लिख दें, आपको नंबर पूरे मिल जाएँगे कि जो भी आपका पेशेंट है वो कौन से हेल्दी लाइफ़स्टाइल्स को अडॉप्ट करे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कैंसर पेशेंट है तो वो किस तरह से रेगुलरली सॉरी, किस तरह से वो रेगुलरली चेकअप के लिए जाता है, उसके अलावा अपनी डाइट का ख़्याल रखता है, हेल्दी लाइफ़स्टाइल को अपनाता है। और अगर इस तरह से डायबिटीज़ का है कोई पेशेंट, वो किस तरह से अपनी शुगर लेवल को कंट्रोल में रखता है, इंसुलिन अगर उसको लगती है, तो वो किस तरह से रेगुलरली इंसुलिन के इंजेक्शन लेता है। तो आपने ये हेल्दी लाइफ़स्टाइल लिख देना है। एक्सरसाइज़ करते हैं पेशेंट, बल्कि जितने भी पेशेंट होते हैं वो सारे हेल्दी एक्सरसाइज़ेज़ करते हैं, एरोबिक एक्सरसाइज़ेज़ करते हैं। तो ये आप इसमें लिख सकते हैं। 3 पॉइंट्स लिखने हैं, 3-4 तो मैंने बता दिए हैं, आप वही बेशक लिख लो अपने-अपने वर्डिंग में। नेक्स्ट वन जो है वो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। Discuss any two resources that would help him or her to move toward wellness on the illness wellness continuum। अच्छा, अब यहाँ पे हम कॉन्टिन्यू अगेन से चलते हैं, दैट इज़ ये हमारा इलनेस वेलनेस कॉन्टिन्यूम है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल एक इंसान है, वो इस लेवल पे है जहाँ पे आप कह रहे हैं कि एवरेज साइंस उसको नज़र आ रहे हैं, तो उसके लिए कोप करना आसान होगा, उसके लिए जो भी उसके लिए मतलब वेलनेस की तरफ जाना आसान होगा विद रिस्पेक्ट टू अगर कोई पर्सन एक मेजर डिसेबिलिटीज़ वाले लेवल पर है, उसका वेलनेस की तरफ मूव ऑन करना मुश्किल होगा, ठीक है। तो आपको जो इस क्वेश्चन में कह रहे हैं कि आपने 2 रिसोर्सेज सेलेक्ट करने हैं। अब सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि वेलनेस के लिए रिसोर्सेज कौन से होते हैं। रिसोर्सेज क्या होते हैं कि आप किस तरह से एक हेल्प आउट कर सकते हैं किसी भी पेशेंट को कोप करने के लिए। रिसोर्सेज में सबसे पहले आ जाती है आपके पास फिजिकल रिसोर्सेज, फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल हेल्प अगर किसी को चाहिए, किसी को बेटर मेडिकल फैसिलिटीज़ अवेलेबल हों। फॉर एग्जांपल अगर किसी को कैंसर है तो उसको कीमोथेरेपी के लिए एक बहुत ही मतलब बड़ा प्रोसेस होता है, उसके लिए काफ़ी फाइनेंशियल हेल्प की ज़रूरत होती है, उसको आप फाइनेंशियली हेल्प कर सकते हैं। साइकोलॉजिकल हेल्प बहुत ज़्यादा, जब क्रोनिकल डिजीज़ की बात होती है तो वहाँ पे साइकोलॉजिकल हेल्प बहुत ज़्यादा मैटर करती है, क्योंकि जब एक पर्सन काफ़ी अरसे से एक बीमारी में होता है तो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल रहना शुरू कर देता है और वो बहुत ज़्यादा उसके बारे में सोचना शुरू कर देता है। वो समझता है कि बस अब मैं तो बचना ही नहीं है, तो उसके लिए साइकोलॉजिकल हेल्प भी ज़रूरी होती है। तो आपके पास रिसोर्सेज़ आपकी बुक्स में भी दिए हुए हैं, आप गूगल पर भी देख सकते हैं। इसमें फाइनेंशियल हेल्प होगी, मेडिकल फैसिलिटीज़ होगी, या फिर आप सोशल सपोर्ट क्या होती है कि फैमिलीज़ उसके साथ अच्छा बर्ताव करे, ये नहीं करे कि बस क्योंकि एक पॉइंट ऐसा होता है जब एक कोई इंसान बीमार होता है, अगर उसको बार-बार यही कहते रहो कि ये तो बीमार है, ये तो बीमार है, तो वो अपने आप को मज़ीद इल फ़ील करना शुरू कर देता है। बल्कि एक सोशल सपोर्ट होती है, फैमिली की सपोर्ट होती है, फाइनेंशियल हेल्प होती है, मेडिकल फैसिलिटीज़ बेटर प्रोवाइड करें, तो इस ये सब जो रिसोर्सेज़ हैं, ये किसी भी पेशेंट को वेलनेस की तरफ जाने में बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करते हैं। तो आपने कोई से भी 2 रिसोर्सेज़ को डिस्कस करना है। अब 2 रिसोर्सेज़ कौन-कौन से हो गए हैं, आपको ये भी बता देती हूँ। आप फॉर एग्ज़ाम्पल आप पहले लिखते हैं कि अगर हम किसी की मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने में हेल्प करते हैं, तो उसके अंदर आप 3 से 4 पॉइंट्स लिख दें। तो इस तरह नेक्स्ट वन आप लिख लें साइकोलॉजिकल हेल्प हम किस तरह से कर सकते हैं, किसी भी पर्सन को सोशल सपोर्ट किस तरह से प्रोवाइड कर सकते हैं, ताकि वो अपनी बीमारी से लड़ने में कामयाब हो सके, और वो ये जो हमारे पास अगेन से कॉन्टिनम पे चलते हैं, अगर वो ये लेफ्ट साइड पे डेथ वाले पॉइंट से एक स्टेप पीछे है, तो वो किस तरह से कोप करके हिम्मत के साथ वापस ऑप्टिमल वेलनेस की तरफ जा सकता है। होप सो आपको क्लियर होगा होगा मैंने जितना मुझसे क्लियर हो सकता था मैंने इतना क्लियर करने की कोशिश की है। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़। अगले किसी असाइनमेंट या जीडीबी के सॉल्यूशन में मुलाकात होती है।